Welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here next question series, romanticism. The prelude was written in कि जो prelude है उसमें वो लिखा गया था 1812, 1805, 1807 या 1806. तो ये इजी हो जाता है इसका आंसर कि जो prelude है वो 1806 में लिखा गया था. ठीक है, तो 1805 में वो लिखा गया था. इसका राइट आंसर हो जाता है बी. ओके, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. प्रिल्यूड एक रोमांटिक पोएम है और इसको 1805 में लिखा गया था. इसकी जो थीम थी द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड रखी गई थी. ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे. और इसको ये इसमें हमें बताया जाता है कि जो चाइल्डहुड है और यूथ है उसके मूवमेंट को हमारे सामने शो करते हैं वर्ड्सवर्थ. कुछ अदर फैक्ट्स इसमें, वर्ड्सवर्थ ने वैसे तो प्रिल्यूड को 1805 में ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन बाद के सालों तक कॉन्टिन्यूसली इसमें रिवाइज्ड ये होता रहा. इसके जो संस्करण है वो रिवाइज्ड होते रहे और ये पॉस्थ्यूमसली पब्लिश कराई गई थी 1850 में. पॉस्थ्यूमसली मीन्स जब किसी राइटर की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनका कोई वर्क पब्लिश कराया जाता है तो उसे पॉस्थ्यूमसली कहते हैं. ठीक है, यानी कि उनकी डेथ के बाद ये वर्क पब्लिश कराया गया था 1850 में. ठीक है, और ये जो प्रिल्यूड है ये 14 डिफरेंट बुक्स में 1850 वर्जन में हमें देखने को मिली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इन अ कोट फ्रॉम द. अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन. ठीक है, एक वायलेट कलर और मॉसी स्टोन यानी कि एक ऐसा पत्थर जिसपे ग्रीन कलर का जो स्टफ होता है यानी कि फफूदी जो होती है, काई भी जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है. हाफ हिडन फ्रॉम द आई यानी कि हमारी आई से आधा छिपा हुआ. तो इस तरह की जो कॉट है वो कहाँ से है? ऑट टू ड्यूटी, लूसी पोएम्स, द ग्रीन लिनेट या सॉलिटरी रीपर. तो इस तरह की जो लाइन्स हैं वे लूसी पोएम से ली गई हैं. ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी. लूसी पोएम से ये लाइन ली गई है. ये लूसी पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक सीरीज है. इसमें मीन्स ये जो लूसी है ये शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज नाम की जो उन्होंने पोएम लिखी थी उसमें ये लाइन ली गई है. कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लूसी पोएम लिखी थी उसमें एक ऐसी लड़की के बारे में वो बताते हैं जो एक यंग वुमेन है ना, या एक तरह से आप उसको एक मेड भी बोल सकते हैं, और जो नेचर की सुंदरता को जिसके साथ जोड़कर उसमें जश्न मनाने के तरीके इस पोएम में लिखकर उन्होंने दिए हैं. यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिसिज्म के फाउंडर भी माने जाते हैं, लूसी पोएम की सीरीज जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने इसमें एक ऐसी यंग गर्ल के बारे में बताया है जो नेचर की ब्यूटीफाई करते हुए और जश्न कैसे मनाते हैं वो नेचर के साथ, वो युवा गर्ल जो है उसको उसके बारे में बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ्स पोएम मोस्टली डील विद. वर्ड्सवर्थ की ज़्यादातर जो पोएम है वो किससे डील करती हैं? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ या रेवोल्यूशन. तो इसका राइट आंसर हो जाता है हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से मोस्टली जो उनकी पोएम्स हैं वो डील करती हुई दिखाई देती हैं. ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने जो चाइल्डहुड है यानी कि जो वर्ड्सवर्थ का बचपन है वो नेचर की गोद में ही बीता था, तो उनकी जो पोएम है वो ज़्यादातर हम्बल और रस्टिक लाइफ से डील करती हुई दिखाई देती है. वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स में ये कहा है कि लिरिकल बैलेड्स की जो प्रस्तावना है उसमें उन्होंने रस्टिक एंड हम्बल लाइफ का जिक्र किया है और कहा है कि जो रस्टिक यानी कि जो देहाती और आदमी का जो जीवन होता है वो पोएट्री के लिए सबसे उपयुक्त विषय होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट. वर्ड्सवर्थ अपनी डेथ से पहले कहाँ रहते थे? राइडल माउंट, डव कॉटेज, ग्रासमर पर्सोनेज या एलन बैंक. तो इसका राइट आंसर हो जाता है राइडल माउंट में. जो वर्ड्सवर्थ हैं वो राइडल माउंट में रहते थे अपनी डेथ से पहले. ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं. जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे वर्ड्सवर्थ के यानी कि जो प्रारंभिक वर्ष थे वो उसमें वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को लव और एप्रिसिएशन देते हुए लेकलैंड जो लैंडस्केप है उसकी सराहना वहाँ की है. और 1813 में फाइनली उनका जो परिवार था वो राइडल माउंट में शिफ्ट हो गया था और वो जीवन भर वहीं रहे. ठीक है, वर्ड्सवर्थ की बेस्ट वर्क्स के बारे में बात करते हैं जो कि 1797 से 1808 तक हमें देखने को मिलते हैं. और इसमें उन्होंने इसमें जो प्लांट्स हैं उनकी खेती और बगीचे की देखभाल में समय बिताया अपने आप को
उन्होंने जो अपना टाइम है उसको स्पेंड किया, यानी कि मनोरंजन करते हुए जो नेचर है उसके बीच उन्होंने समय बिताया। और अपने आप को फिर वर्ड्सवर्थ 1840 में खुद को ही वो एक रॉयल विजिट से सम्मानित करते हैं, जब क्वीन एडलेड, इसको आप ध्यान रखेंगे, जब क्वीन एडलेड जो कि विडो थी विलियम फोर्थ की, उनको राइडल माउंट में उनकी फैमिली से उन्होंने मुलाकात की थी। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं एक रॉयल विजिट। तो अगर क्वेश्चन ये पुटअप किया जाए कि वर्ड्सवर्थ ने 1814 में कौन सी रॉयल विजिट की थी या फिर किससे वो मिले थे, तो विलियम फोर्थ जो थे उनकी विडो क्वीन एडलेड से वो मिले थे, और जिसको उनकी फैमिली राइडल माउंट में ही मिलने आए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबे है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक या नन ऑफ द अबव, तो इसमें ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंटन एबे यहाँ पर जो पॉएट हैं वो टिंटन एबे में जो पॉएट हैं वो एक ऐसे श्रोता को संबोधित कर रहे हैं जो कभी भी बोलता नहीं है, एड्रेसिंग अ लिसनर, बल्कि एक लिसनर को वो एड्रेस करता है ना, और कभी बोलता नहीं है और सिर्फ उसका ही वो उल्लेख करता है। इसीलिए ये जो पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग मानी जाती है। ठीक है, इसका फुल टाइटल आपको पता है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर 13 जुलाई 1798। ठीक है, तो टिंटन एबे को उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, जिसको उन्होंने जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर राइम्स का यूज़ किया है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर और अनराइम्ड का यूज़ उन्होंने किया है। वर्ड्सवर्थ ने 1805 में कौन सी पोएम लिखी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन? टिंटन एबे, द प्रेल्यूड, लूसी पोएम्स, द सॉलिटरी रीपर, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। 1805 में वर्ड्सवर्थ ने द प्रेल्यूड लिखी थी जो पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी। 1850 में ये एक ऑटोबायोग्राफिकल उनकी पोएम हो जाती है। ठीक है, इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोएम माना जाता है। उन्होंने 1805 में लिखी थी, 1850 में उसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, और ये हमें 14 बुक्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड, यानी कि वर्ड्सवर्थ द्वारा जो प्रेल्यूड लिखी गई थी वो एक वास्ट वर्क था, यानी कि ग्रेट वर्क था, एक बहुत बड़ा वर्क था। ठीक है, जिसका एक पार्ट था द एक्सकर्शन, येरो रिविजिटेड, द रिक्ल्यूज या पीटर बेल। तो ये जो पार्ट था ये रिक्ल्यूज का पार्ट था, इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन को वहां पर घुमाकर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, द रिक्ल्यूज इसका राइट आंसर हो जाता है, द रिक्ल्यूज का ये पार्ट था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वास्ट पोएट्री वर्क वहां पर लिखा था। ठीक है, और उसको उन्होंने इसका जो पूर्व का टाइटल था उसको चेंज कर दिया था और इसको प्रेल्यूड नाम दिया गया था। यानी कि ये जो टाइटल था किसने दिया था? प्रेल्यूड, उनकी वाइफ के द्वारा। जो उनकी वाइफ थी, उनकी विडो वाइफ मैरी, उन्होंने इसको द प्रेल्यूड नाम दिया था। ठीक है, इससे पहले उन्होंने इसका नाम रखा था पोएम टू कॉलरिज, तो इसको हम ध्यान रखें। इसको वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस भी बोला जाता है। ठीक है, प्रेल्यूड को ही वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस बोला जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कृति जो होती है किसी भी राइटर की उसको मैग्नम ओपस बोला जाता है। जितने भी राइटर्स हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन किस वर्क से सबसे ज़्यादा फेमस है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्क द प्रेल्यूड, और ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? मैरी के द्वारा, जो उनकी विडो थी। और उनकी सबसे पहले उन्होंने द प्रेल्यूड को क्या टाइटल दिया था? पोएम टू कॉलरिज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, कि किस पोएम को यहाँ पर ट्रेवल पोएम कंसीडर किया जाता है जो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, स्केचेस ऑफ द नेचुरल चिल एंड पॉलिटिकल ऑफ स्विट्जरलैंड, स्केचेस ऑफ नेचर, अ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ अवर टाइम। तो इसका राइट आंसर आप अच्छे से जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस हो जाता है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फेमस कृति थी। इनको इसमें उन्होंने ये 2 बुक्स में लिखी थी। ठीक है, फर्स्ट बुक थी उनकी डिस्क्रिप्टिव स्केच और अदर थी एन इवनिंग वॉक, जो दोनों बुक्स को जनवरी 1793 में जोसेफ जॉनसन ने पब्लिश कराया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसने पब्लिश कराया था इनको? जोसेफ जॉनसन ने 1793 जनवरी में पब्लिश कराया था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो एक ट्रैवल पोएम मानी जाती है, और एन इवनिंग वॉक। कुछ अदर फैक्ट्स, जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है वो 1790 की गर्मियों में अल्प्स के माध्यम से जो वर्ड्सवर्थ हैं
जब वो पैदल यात्रा के दौरान अवलोकन कर रहे होते हैं वहाँ का, तो तब वो इस पोएम को लिखते हैं। फ्रांसीसी बेस्टिल का जब वहाँ पतन हुआ था तो वहाँ पर उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो बेस्टिल थे उनके फाल या पतन की जो वहाँ एनिवर्सरी मना रहे थे, तो उस बारे में ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में लिखते हैं, ठीक है। और ये पोएम कौन लिखते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड्स अपीयर विथ, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स जिसमें कि 6 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे दिए जाएंगे, बट आपका जो टारगेट है आप उस पर फोकस रखिए, अपने आप को एनहेंस करते रहिए, अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए, तो कभी भी आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 6 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाता है। 10 poems by Coleridge and 10 by Wordsworth नहीं। 4 poems by Coleridge and 15 by Wordsworth, ये भी रॉन्ग हो जाता है। 4 poems by Coleridge and 19 by Wordsworth, ये सही है, ठीक है। टोटल 23 पोएम्स का ये कलेक्शन था, जिसमें 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज की, ठीक है, लिरिकल बैलेड्स के नाम से ये पब्लिश हुआ था, और 19 पोएम्स इसमें वर्ड्सवर्थ की मानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स, तो आपको ये बताना है कि इनमें से जॉन कीट्स का कौन सा वर्क नहीं है। और टू ऑटम, टू नाइट, इसाबेला, द पॉट ऑफ बेसिल, तो राइट आंसर हो जाता है टू नाइट, क्योंकि ये जो वर्क है ये पीबी शेले का वर्क है, और बाकी के जो वर्क हैं अदर्स वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ स्कॉट फिगेराल्ड वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द पोइट्री ऑफ जॉन कीट्स, मीन्स जो ये एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड थे, ये जॉन कीट्स की पोइट्री के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और ही नेम्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स विद अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम ऑफ कीट्स, विच पोएम वॉज इट, तो एक उपन्यास का नाम उन्होंने कीट्स की जो पोएम की एक लाइन पर रखा था, एक पंक्ति पर रखा था, तो वो पोएम कौन सी थी ये आपको बताना है। ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ऑड टू ऑटम, ऑड टू साइके, तो ये जो वर्क है ये था ऑड टू अ नाइटिंगेल, ठीक है। ऑड टू अ नाइटिंगेल जो ये फिट्जगेराल्ड थे, ये जॉन कीट्स के प्रशंसक थे, और इन्होंने जो अपनी 4th और लास्ट नॉवेल टेंडर इज द नाइट लिखा था, उसकी जो लाइन ग्रीन ऑड टू अ नाइटिंगेल से ली थी, ठीक है। इसमें जो ग्रीन कलर की एक वहाँ पर लाइन होती है, ठीक है, उसको ऑड टू अ नाइटिंगेल से लिया था, जो कि कीट्स की फेमस ट्रिमेंडियस पोएम्स यानी कि ज़बरदस्त कविताओं में से एक, विच इज़ जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम है। मैग मैरिलीज, ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स ओमर, एंडीमियन, व्हेन आई हैव फियर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कीट्स की फर्स्ट पोएम ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर है, ठीक है। ये एक फेमस सोनेट है जिसको उन्होंने अक्टूबर 1816 में लिखा था, और फर्स्ट इसको पब्लिश कराया गया था 1 दिसंबर 1816 में। इसे कीट्स की जो पोएम है इसको फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमियन बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड। एंटीमियन कीट्स द्वारा लिखित एक युवा चरवाहे की कहानी है, बाय द मून गॉडेस, जो कि जो चंद्रमा की देवी है उससे लव करता है। कीट्स लुक द स्टोरी फ्रॉम, कहाँ से ये स्टोरी उन्होंने ली है? ग्रीक माइथोलॉजी, हाईलैंड लास, कैंटिश टेल्स या रोमन मिथ्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है ए, उन्होंने ये स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी से ली है। जॉन कीट्स की ये जो पोएम है इसको सबसे पहले 1818 में पब्लिश कराने का जो श्रेय है वो जाता है फ्लीट स्ट्रीट के टेलर और हैसी द्वारा, ठीक है। उन्होंने इसको, ये जो एंटीमियन है इसको सबसे पहले 1818 में पब्लिश कराया था, ठीक है। तो जॉन कीट्स इसमें मून गॉड यानी कि चंद्रमा को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, मून गॉड्स और मून गॉडेस सिंथिया। इसमें ये जो स्टोरी है बताती है एंटीमियन जो कि एक शेफर्ड है जो मून गॉडेस सिंथिया के लव में वहाँ पर पड़ जाता है, ये होती है मून गॉडेस सिंथिया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैप्पीली मैरिड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, कि किसने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से खुशी खुशी शादी की थी? तो इसका राइट आंसर आपको पता है पीबी शेले, पीबी शेले की वाइफ थी ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेली वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स? द मेडल, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, द सीजन या पॉलिटिकल जस्टिस? इसका राइट आंसर हो जाता है शेली इन्फ्लुएंस्ड थे यानी कि प्रभावित थे पॉलिटिकल जस्टिस से।
शेली वॉज इंटरेस्टेड इन द टीचिंग ऑफ विच राइटर। यहाँ पर आपको बताना है कि शेली जो थे वो किस लेखक की टीचिंग्स में इंटरेस्ट रखते थे। विलियम गॉडविन, टॉमस हॉब्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है विलियम गॉडविन। जो शेले थे वो विलियम गॉडविन की टीचिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और वो उनको फॉलो करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेलीज एडोनिस इज एन एलेजी, अ डिफेंस, अ सटायर, अ लिरिक। तो ये शेली की जो एडोनिस थी ये आप अच्छे से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ये एक एलेजी थी। ओके, ये एक एलेजी थी जिसको पीबी शेले ने जॉन कीट्स के लिए लिखा था 1821 में उनकी डेथ पर। तो इसको इसलिए पेस्टोरल एलेजी भी माना जाता है और ये शेली का बेस्ट नॉन वर्क भी माना जाता है। इसमें इसको पब्लिश कराया गया था 1821 में, इसीलिए इसको एन एलेजी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन मैब इज एन एस्थेटिक पोएम ऑफ विच पोएट। तो ये जो क्वीन मैब है ये किसकी एस्थेटिक पोएम मानी जाती है? जॉन कीट्स, इलियट, एस.टी. कॉलरेज या शेली। तो इसका राइट आंसर है शेली। शेली ने क्वीन मैब को लिखा था, ये उनकी एस्थेटिक पोएम मानी जाती है। इसको एक फिलोसफिकल पोएम कंसिडर किया जाता है जिसको 1813 में पब्लिश कराया गया था 9 कैंटोज में और 17th इसमें नोट्स कंसीडर किए जाते हैं। ये पीबी शेले का फर्स्ट लार्ज पोएटिक वर्क माना जाता है क्वीन मैब। क्वीन मैब को एक एस्थेटिक पोएम भी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड ऑड टू स्काईलार्क। ऑड टू स्काईलार्क किसके द्वारा कंपोज्ड की गई थी? वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, शेले या पॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पीबी शेले के द्वारा ऑड टू स्काईलार्क 1820 जून के एंड में इसको पब्लिश कराया गया था। और ये उनका जो लिरिकल ड्रामा आया था प्रोमीथियस अनबाउंड, शेली का जो ड्रामा था प्रोमीथियस अनबाउंड, उसके साथ हमें ये देखने को मिलती है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है घुमाकर, शेलीज टू अ स्काईलार्क केम आउट विद, कि किसके साथ आई थी ये? तो इसका आंसर प्रोमीथियस अनबाउंड के साथ 1820 में जून एंड में ये प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेटिक वर्ड्स, यानी कि ये जो शब्द हैं भविष्यवाणी वाले शब्द, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि सर्दी आती है तो क्या वसंत बहुत पीछे रह सकता है। ये जो लाइन्स है ये हमें किसने बोली थी? आर्थर क्लॉ, शेले, ब्राउनिंग, जॉन कीट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शेली। शेले ने ये लाइन, ये पीबी शेले ने दिया था और ये फेमस लाइन कहाँ से ली गई हैं? ऑड टू द वेस्ट विंड से। जो फेमस पोएम थी ऑड टू द वेस्ट विंड से ये लाइन ली गई है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ऑन विच वर्क वॉज शेली वर्किंग व्हेन ही पास अवे। किस वर्क पर वो काम कर रहे थे जब शेले गुजर गए? तो वो किस वर्क पर काम कर रहे थे? द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, अलास्टर, द सेंसी, क्वीन मैब, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है द ट्रिम्प ऑफ लाइफ पर वो काम कर रहे थे, इसीलिए ये इनका अनफिनिश्ड वर्क रह जाता है। ठीक है, पीबी शेली की जो डेथ थी वो 1822 में हो गई थी, इसीलिए ये वर्क अनफिनिश्ड उनका रह जाता है। और इसको शेली ने जो लिखा है टेरजा राइमा में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज शेलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? क्वीन मैब, अलास्टर, एडोनिस या द सेंसी। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी थी? अलास्टर, यानी कि इसका जो अदर टाइटल था द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी माना जाता है। इस पोएम का अदर टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी माना जाता है। पीबी शेले ने इसको 10 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर 1815 के बीच लिखा था। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने विंडसर ग्रेट पार्क के पास बिशप गेट में पर लिखी थी और 1816 में ये पब्लिश हुई थी। तो अलास्टर उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम मानी जाती है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड दिस स्टेटमेंट? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर अवर एस.टी. कॉलरेज, पॉप, जॉन कीट्स या विलियम शेक्सपियर। इसका राइट आंसर हो जाता है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की ये फेमस पोएम है एंडीमियन। एंडीमियन से ये लाइन ली गई है। जॉन कीट्स ने इस पोएम को लेट पोएट जो टॉमस चैटरटन जो रहे हैं उन्हें डेडिकेट किया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, एंडीमियन को उन्होंने टॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया है और इस पोएम की ये लाइन हो जाती है एंडीमियन की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।